बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नहीं, अब तो महफूज कोई इलाका, कहीं कोई चोरी, कहीं कोई डाका, बढ़ती हुई महंगाई और गिरता हुआ डॉलर, ज़मनी इलेक्शन, कराची में बल्दियाती इलेक्शन और तब्दीली, मगर कैसे? इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए और राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरसाइकिल डीलर अलायंस, चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद, सीनियर वाइस चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान, शेख हबीब साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं माहिर कानून है, सीनियर तजिया निगार है, एडवोकेट है, लियाकत अली खान साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अगर मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू करूँ तो वज़ीर आज़म मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब उस पीपल्स पार्टी आज की पीपल्स पार्टी में बहुत डिफरेंट है, फ़र्क है। और उस वक्त जैसे हालात थे और चेयरमैन साहब जिस तरह से भुट्टो साहब वर्कर को एक इज़्ज़त और एहतराम दिया करते थे, आज वो थोड़ा सा नहीं पाया जाता। क्योंकि भुट्टो साहब का उसूल था कि वर्करों को अहमियत देना, उनकी बात सुनना और उस पर इम्प्लीमेंट होना और अवामी मसाइल को बराह रास्त आवाम से सुनना, ये भुट्टो साहब की रवायत थी। आज ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ऐसा नहीं होता बदकिस्मती से कि पीपल्स पार्टी उस रवायत से थोड़ा हटी है और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी दरवाज़े खोलने चाहिए, वर्कर की बात सुननी चाहिए, आवाम की बात को सुनना चाहिए और आवाम को टाइम देना चाहिए। और हमारी जो नीचे की तंजीम है उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो अपनी जो सिंध की तंजीम है या ज़िले तंजीमें हैं उनको पाबंद करें कि वो वर्कर की बात को सुने, अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उसको हल करने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है पीपल्स पार्टी में, उस वक्त की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी में। अदरवाइज़ मसाइल, पाकिस्तान मसाइल का घिरा हुआ है इस वक्त और महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये महंगाई हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा ज़रूरी है और महंगाई का जो तनाजुर है इसको कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल कमेटी को अपना काम करना चाहिए, जो नाकाम नज़र आती है कि ये फेलियर है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही। तो इसमें भी पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत है उसको सोचना है कि उनको स्ट्रिक्टली तौर पर उनके ऊपर कंट्रोल करें। और जहाँ तक ये आटा, सस्ता आटा स्कीम एक शुरू की है तो इसमें 600 रुपये का 10 किलो आटा 650 रुपये का दे रहे हैं। तो ये स्कीम मज़ीद फ़हाल होनी चाहिए। स्कीम तो कामयाब है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके पॉइंट्स बनाने चाहिए क्योंकि इसके पॉइंट बहुत कम हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को इस वक्त रोज़गार की ज़रूरत है, महंगाई के बोझ को कम करना है, इसकी अशिया खुर्दनोश को ख़ास तौर पे उनको कम कीमत पर होना चाहिए। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि उस वक्त की पीपल्स पार्टी कैसी थी और आज की पीपल्स पार्टी कैसी है। आवाम को चाहिए कि जो भी रिलीफ देगा तो रिलीफ चाहिए। आवाम को रिलीफ उस सूरत में नहीं मिल पा रहा जो तवक्कुआत थी। आपकी बात बिल्कुल, मैं इस पर एक सवाल करते हुए फिर शेख साहब की तरफ बढ़ता हूँ। यही वो नारा है जो जीए भुट्टो, जिसके ऊपर ये सारे वोट्स, जिसके ऊपर सारी पार्टी डिपेंड करती है। लेकिन उसकी आप भी खुद कह रहे हैं कि वो और इसके अंदर फ़र्क है। तो क्या मरकज़ी क़यादत और ये लोग आपस के अंदर, क्या वो इनका आपस के अंदर कोलिब्रेशन सही नहीं है? देखिए जी, जीए भुट्टो जहाँ तक ताल्लुक़ है, भुट्टो जो नाम है वो एक सोच का है। उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एक सोच बिल्डअप की, एक नज़रियात पैदा किए और आज भी जो कारकुन हैं वो उसी सोच और नज़रियात के साथ ज़िंदा और वाबस्ता हैं और भुट्टो साहब की सोच को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑल ओवर ज़ाहिर है
वक्त के साथ साथ सिनेरियो भी चेंज होते हैं, वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, तो क़यादत को भी इस चीज़ पर सोचने पे मजबूर होते हैं कि जो सूरत हाल रियासत की हर बदलते वक्त में सूरत हाल बदलती है। करप्शन के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर आज तक कोई इल्ज़ाम करप्शन के हवाले से नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर आपसे कहूँगा, हाँ शख्सी तौर पर मैं अगर कोई करप्शन करता हूं तो इसका पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। और मैं ये समझता हूं करप्शन एक लानत है, ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि करप्शन जो है इदारों को खोखला कर देती है, रियासत को खोखला कर देती है, और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। बात यह है कि इल्ज़ामात तो लगते हैं करप्शन के, लेकिन ये इंसाफ करेगा कौन? कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा जी हम इंसाफ करेंगे, हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, हम जो है तहकीकात करेंगे, हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 3 साल 7 महीने वो इख्तदार पर बरे ज़मान रहे, क्या हुआ? किसका एहतसाब हुआ? क्या अकॉस द बोर्ड एहतसाब हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने आए और दाएं और बाएं जो भी लोग बैठे थे वो सारे वही लोग बैठे हुए थे जो उससे पहले गवर्नमेंट में थे, फिर उससे पहले गवर्नमेंट में थे। तो इनसे छुटकारा हासिल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ की मजम्मत करती है। तहकीकात ऑनेस्टली तौर पे होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। ये तहकीकात करेगा ये इदारे करेंगे, और इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, इदारों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उनको अपने मातहत नहीं रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैं तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को कहता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इदारों को खुद मुख्तार करें खुदारा। क्योंकि देखिए, अगर हमारी रियासत आज़ाद खुद मुख्तार नहीं होगी, हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे, तो हमारी रियासत का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा आगे जाकर। क्योंकि इसलिए कि जो महंगाई और जो बेरोजगारी और जिस तरह से हमारी मईशत का भट्टा बैठा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अलमी फिक्र है हमारे लिए। सब आपकी बात आ गई कि आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। शेख साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि चारों सूबों में आप ताजिर बरादरी की रहनुमाई करते हैं पाकिस्तान में, जहाँ भी इस्लामाबाद जहाँ भी जाना होता है आपको, इस ताजिर के हवाले से आप बात करते हैं। वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि महंगाई करीब बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, बस मैं सारा देख रहा हूँ। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आपने वज़ीर ख़जाना की बात की, सागदार साहब की, तो पिछले 5 महीने की जो मकसद कारकर्दगी थी मिर्ज़ा इस्माइल साहब की, तो उनको बाकायदा एक पॉलिसी दे के भेजा गया था, और उनके साथ मसरूफ़ी बहरान पैदा करके और डॉलर को और ग्रोसरी के आइटम को, खाने पीने की अशिया को इतना पंप लगा दिया गया। एक वक्त के अंदर 60 रुपये और 40 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाना, 250 150 रुपये से 250 और 260 रुपये पेट्रोल को चले जाना, तो ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक। उसके बाद आलमी माली इदारों में अगर आप देखते हैं कि उसकी पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो 114 और 160 डॉलर बैरल थी, जब उस वक्त 150 रुपये पेट्रोल पर पाकिस्तान में बिक रहा था। आज 87 डॉलर बैरल पेट्रोल है पूरी दुनिया के अंदर। हमारी बदकिस्मती के बजाय हमारे यहाँ पैसे कम होने के हमारे यहाँ पैसे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पेट्रोल 140 और 150 रुपये में दोबारा बिकना चाहिए। डॉलर की जो ऊंची उड़ान इन्होंने जो बनाई है, मसनूई बहरान, जो दार साहब आए, और मुझे हमारी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जहाज़ में गए वो, और वो एक इश्तिहारी, एक सिस्टम, एक अलग, उस पर देखें डिबेट एक बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठ के आना, वो जहाज में आना जाना तो मैं अलग की बात कह रहा हूँ, लेकिन ये जो पॉलिसी वहाँ नहीं सर, उनके फैसले तो कहीं और हो गए ना बैठ के, वहीं उनको वजीर खजाना बना दिया गया, और प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ उनको जहाज में बैठा के पाकिस्तान उतार दिया गया, और दूसरे दिन उनको चार्ज भी दे दिया, उनकी सारी चीजें। ये तो सारी सियासी पार्टी कर रही है ना। अगर आप माजी की देखिए, मैं तो सब सियासी पार्टी, कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये सब आते हैं, दावे वादे जरूर करते हैं। पिछली हुकूमत ने भी यही वादा दावा किया था, उससे पिछली हुकूमत भी यही वादे दावे कर रही थी। तो ताजिरों को क्या फर्क पड़ा? ताजिरों को ये फर्क पड़ा कि चीज माशी बहुत बहरान आ गया, चेकिंग बैलेंस नहीं है। तबाही का आलम यह है कि कोई गरीब आदमी हर चीज खरीद नहीं सकता, उसकी कुव्वत पहुंच से दूर हो गई। देखिए, पिछले 3 साल की अगर हुकूमत थी तो हम उनसे कहते थे कि भाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर इन्होंने 7% महंगाई का रेशियो बढ़ा के 14.5% पे चली गई पिछली हुकूमत में। आज ये हुकूमत आई जो दावे और वादे कर रही थी, जो कि एक बहुत पुरानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक
कदावर मकसद है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने दावे और वादे किए थे, और दावे और वादे ये कहते कि जाने को, तो उनके दौर के अंदर जो है इस वक्त 45 और 46% हो गई। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि पीडीएम जैसी जमात बन के इकट्ठी हो गई, उसके बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं कर सके। आपने एक जीरो आदमी को आपने हीरो बना दिया कौम के अंदर, इसलिए कि आप कौम को कुछ दे नहीं पा रहे, आप कौम को कुछ दे नहीं पा रहे। अच्छा ठीक आप है, आप हीरो बना रहे। हाँ, ये वाला नारा कब खत्म होगा कि माजी के अंदर ऐसा था, अब ऐसा है, अब हम बस देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद वो लेके क्या करें हर ये बंदा। तो हमें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 70 साल की दिहाई होगी, 70 साल हो गए ये सुनते हुए इससे हम बाहर ही नहीं निकल सके कि पिछली पॉलिसी क्या थी और अब अगली पॉलिसी क्या है। ये तो फिर हमारे कोई सजाती निज़ाम आ जाए, कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आ जाए कि जिससे कोई दूसरे मामले की तरफ चले जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाली हुकूमत जो है ना, पिछली हुकूमत का रोना रोती है। तो भाई आपको चार्ज लेने की क्या जरूरत थी? 12 जमातों के एक साथ मिल के उसको फारिग करने की क्या, वो तो अपनी मौत मरने जा रही थी ना पार्टी। सर वो तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद फारिग हो जाती, लेकिन आपने सबने मिल के, लेकिन उस कौम को, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम को कुछ दिया भी नहीं ना, आपने मजीद 14% पे ले आके 46% पे खड़ा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सारी जमातें मिलके भी जो है ना महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। लियाकत अली साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि हमने भी अक्सर उसी हवाले से, जो सियासी हवाले से बात करती है, अक्सर चैनलों पे, अक्सर न्यूज़पेपर पे हम ये सुनते हैं कि केस के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ, बड़े लोगों का अगर केस होता है तो फौरी हल हो जाता है, और अगर छोटे लोगों की बात की जाती है तो बड़ा लंबा लॉन्ग टाइम, इसमें क्या यानी हर्डल्स आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मैंने दोनों मेहमानों की बात सुनी, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मसाइल के हवाले से निशानदेही की, मुल्क की महंगाई के हवाले से उन्होंने बात की। यकीनन ये मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर, और इनको हल होना चाहिए, और आवाम ये चाहती है कि कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, और सबको जो है आवाम मुंतखब करके भेजते हैं, और हम समझते हैं कि ये लोग पार्लियामेंट में आएंगे और आवाम के मसाइल को हल करेंगे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और मुल्क को बेहतर तरीके से लेके जाएंगे। और हमने देखा हमेशा कि जब भी कोई एक गवर्नमेंट आती है, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है और अपना मलबा जो है किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। यकीनन नहीं होना चाहिए। अब लोगों में शऊर आ गया है, और लोग भी समझते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, और कौन इस मुल्क को चला सकता है और कौन नहीं चला सकता। तो मेरे ख्याल में अब इलेक्शन भी करीब हैं, अब इसका फैसला जो है ना होगा, और यकीनन जो ये खिलवाड़ चलता रहा हमारे मुल्क के साथ, जो है ना कई सालों से चल रहा है, तो अब उसके अंदर, अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, हम देखते हैं कि अगर किसी के पास चैनल के एक्सेस नहीं है तो कम से कम उसके पास मोबाइल है और लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह, समझते भी हैं कि आगे चल के बेहतरी की तरफ जाना होगा। बाकी जहाँ तक आपने केसेस की बात की, देखें एक हमारे जो मुल्क का निज़ाम है, बिल्कुल आपने सही कहा कि गरीब जब फंसता है तो वो फंसता जाता है, जब अमीर फंसता है तो उसको पीछे 10 उसको छुड़ाने वाले आ जाते हैं, उसके ताल्लुक भी निकल आते हैं, और यकीनन उनको आसानियाँ भी होती हैं, फरावानियाँ भी होती हैं। अभी मेरे भाई ने, हबीब साहब ने एक वाक़या कोट किया कि एक शख्स जो मुलजिम था और वो वज़ीर आज़म के त्यारे में गया और वज़ीर आज़म के त्यारे में आया, तो आप उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरीके से जो है उसने एक कानून का जो जाल था उसको तोड़ा। देखें, जब एक शख्स जो है गरीब को फंसता है तो उसको एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। उसके ऊपर अगर कोई FIR होती है तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसका जो है ना रिमांड होता है, फिर उसकी जुडिशल कस्टडी होती है, फिर उसका ट्रायल चलता है, फिर उसको मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। अब यहाँ अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो लोग बिल्कुल सवाल उठाएंगे कि वो कहेंगे जी अमीर के लिए एक कानून है, गरीब के लिए दूसरा कानून है। तो यकीनन जो है ना ये बातें हो रही हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत को चाहिए कि हमारे जो मुल्क का निज़ाम है, कानून का जो निज़ाम है, उसको उसमें बेहतरी लाए। देखिए, अगर हम थाने कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि जी जो है ना यहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। थाने इसलिए बनाए गए हैं कि लोगों की जान माल की हिफाजत करे, और यहाँ पे जो है ना वो पुलिस करप्शन में मुलविस है या जो दूसरी चीज़ें हैं जी लैंड ग्रैबिंग में मुलविस है, कोई गलत काम करवाते हैं। तो देखें, ये चीज़ें इनके ऊपर ये निशानदेही जब आवाम करती है, मीडिया करता है, या कोई सोशल वर्कर करते हैं, या कोई पार्टी करती है, तो इसके ऊपर भाई एक्शन होना चाहिए। आप इसके ऊपर कब एक्शन लेंगे? जो ना जब आपको एक चीज़ें खुल के आ रही हैं कि आपकी पुलिस सही काम नहीं कर रही, तो आप उसके अंदर बेहतरी लाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हमारा अदालती निज़ाम है। देखिए, हमारा अदालती निज़ाम इस पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम काम जो है, जब भी कोई आपका इंसिडेंट होता है तो उसकी सबसे पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो आपकी पुलिस दर्ज करती है।
उसके पास आप फरियाद लेके जाते हैं। अगर पुलिस आपको इंसाफ नहीं फराहम करती या आपका केस सही दर्ज नहीं करती या आप उसके अंदर ताखीर करती है। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा, फिर उसके बाद आपकी एक और सवाल की तरफ आता हूँ जो ये पुलिस कल्चर के हवाले से आप उपयोग करें, कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी और मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर मैंने ये देखा है कि कोर्ट के अंदर जब कोई भी मुजरिम पेश होता है, बिलखुसूस डकैतियाँ करने वाले, इस तरीके के जो चोर वगैरह, पुलिस के अक्सर हमारी मुलाकातें भी, वो कहते हैं केस इतना मजबूत होता ही नहीं है, कोई गवाह के लिए आता नहीं है। जब कोई गवाह के लिए नहीं आता, और ये जो मुजरिम है, डाकू और ये चोर, ये इनको पता हम 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा केस को बना के डाल भी दिया तो आ जाएंगे, नहीं तो 15 दिन के अंदर कोई गवाही देने वाला नहीं होगा, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। ये इसी वजह से स्टेट क्राइम बढ़े। कराची की क्राइम के स्टेट क्राइम के हवाले से भी मैं बात करने लगा। तो इसकी बुनियादी वजह क्या आपके पास क्या जहन में खाका है, क्या होना चाहिए, कैसे इसको? सलीम साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छी निशानदेही की। इसका मतलब यह है कि पुलिस पर अदम इत्मीनान, इसका मतलब यह है कि हमारी पुलिस सही काम नहीं करती। लोगों को खौफ है कि पुलिस के पास जाते हुए जब उनके साथ कोई वाकया होता है तो वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं जाने दे, छोड़ दें जो ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आगे सुनवाई नहीं होती है। अगर यही हमारी पुलिस चाहे तो कुछ चीड़ी पर नहीं मार सकती। आपने लॉकडाउन के अंदर देखा जो ना कि लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते थे, आप हर जगह पे खड़े हुए हैं। उसके बाद जब आपका लॉकडाउन खुलता है तो आपकी तमाम चीजें खुल जाती हैं, आपके लैंड ग्रेबिंग भी होती है, आपके जो है ना मंशियात भी बिकती है, आपका जराइम भी होता है, आपका स्ट्रीट क्राइम भी होता है। भाई ये कौन करवा रहा है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? अच्छा लेसा, आपसे किसकी जिम्मेदारी बनती है? एरिया एसएचओ की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जब यहाँ पे तैनात किया जाता है, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जब आप किसी जगह थानेदार को लगाते हैं, आप उसको 3 साल तक उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते जो ना। यहाँ हम देखते हैं एक ऐसे जो 15 दिन के लिए आता है, 15 दिन के बाद उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो ना चेंज हो जाती है जो ना। भाई क्यों? आप किसी शख्स को लगाएं, उसके बाद उससे पूछें कि आप इस इलाके के अंदर तैनात हैं, आपके इलाके में जराइम क्यों बढ़ रहे हैं। फिर वहां पे ना हम देखते हैं कि पुलिस के जो एसएचओज हैं वो थानों के अंदर बैठे हुए हैं, ना वो खुली कचहरी लगाते हैं, ना इलाकों में निकलते हैं, ना पुलिस पेट्रोलिंग करती है, ना जो है ना उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर भी पुलिस। अच्छा, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उफ़क़ बलोच साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसी हैं? ठीक हैं आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब और शेख हबीब साहब हैं हमारे ताजिर बरादरी के, और हमारे साथ एडवोकेट हैं लियाकत अली खान साहब, माहिर कानून भी है, सीनियर तजिया निगार भी। आपसे भी कुछ सवाल करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीटीआई अब बल्दियाती इलेक्शन की तरफ बढ़ी। कराची के लिए पीटीआई ने कोई ऐसा काम किया जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि वाकई अब जो है पीटीआई कराची के अंदर आती हुई नजर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे भाई, जहाँ तक बात है पीटीआई की, आप ये देख लें कि मास ट्रांजिट पीटीआई ने प्रोजेक्ट किए कराची के लिए, इंसाफ सेहत कार्ड एंड पूरा जो प्रोजेक्ट था वो किया जो पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को पता है। और 14 MNAs को फंड जारी किए गए जिन फंड से उनसे काम भी किया गया और आवाम के लिए छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज जो कि उनकी शायद डायरेक्ट डोमेन में भी नहीं था करना, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किया। और बरसात में जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने काम किया, उन्होंने रोड बनवाए, उन्होंने कचरे तक उठवाए, जो कि बल्दियाती महकमों की जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, मैं आप बिल्कुल ये बता रही हैं कि MNAs ने काम किया। शेख साहब वो पूछना चाह रहे हैं कि कराची तो अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं भी इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब जैसे बल्दियाती इलेक्शन है, कुछ थोड़ा बहुत हिलचुल हुई है। शेख साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी शेख साहब। मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि पिछले 3.5 साल ये हुकूमत रही है, हमारी हर हुकूमत आने वाली को, हमारा आने वाले को वेलकम करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कराची के अंदर किसी बाहर से आने वाली जमात को 14 सीटें मिल जाना एक बहुत बड़े मौजे की बात है, लेकिन 3.5 साल के अरसे के अंदर कोई कारकर्दगी इतनी महसूस नहीं हुई। चलें, ये अभी इस बात को भी हम ये कर लेते हैं, लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा सेहत कार्ड के हवाले से, तो मेरे ख्याल अभी कराची में या सिंध में तो इन्होंने लॉन्च ही नहीं किया, इन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा में किया है। और मेरा ख्याल आवाज़ सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। जी, आप इनके बात कंप्लीट हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। मसला ये कहने का है कि बिल्कुल अगर कहीं काम हुआ होता, काम तो खैर पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सके,
क्योंकि उनके पर मसाइल इतने थे कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनके साथ जो लोग थे निचली सतह पे वो कारआमद नहीं साबित हुए, तो उनकी पॉलिसी बहुत डिफरेंट हो गई। वरना जिस वक्त जो उनका नारा था और जो आने का उनका वादा था, उन्होंने कहा था ना, वो उससे थोड़ा सा लूज हो गए। अच्छा, वही कह रहे हैं कि सिंध के अंदर कोई ऐसे कार्ड नजर नहीं आया, बाकी दूसरी जगहों पे तो कह सकते हैं, बाकी इसका क्या जवाब देंगे? 3.5 साल तक सिंध आपके साथ नहीं था? कराची सिंध पूरी कराची सिंध जी जी मेरे भाई, बात यह है कि मेजर इन्वेस्टमेंट तो सिंध हुकूमत का भी काम था, और हम देखते आए कि सिंध और स्पेशली कराची जो है खंडर में तब्दील होता जा रहा था, जिसकी हालिया मिसाल हमने फ्लड्स में भी देखी है। किस तरह से तरीके से इन लोगों ने नाम नहाद विजिट भी किए। जहाँ तक बात है कि काम करने की और कराची पे तवज्जो देने की, तो हमारे मुखालिफ बड़े उसने अदायगी पे ये कह के चले जाते हैं कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया। तो 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे लिए। जिस तरह से सिंध हुकूमत हमें काम नहीं करने देती है, जिस तरह से उसमें जो है ऑब्स्टेकल्स डाले जाते हैं, वो सबको पता है। लेकिन आप ये के थ्रू काम करवाया है। आप ये भी देखें ना, 1100 अरब का ऐलान हुआ था और आपके गवर्नर के लिए कहा गया था कि ये करेंगे, लेकिन वो भी नहीं आया कुछ भी कराची के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बिल्कुल तशरीफ लाए पूरे पाकिस्तान के। एक तो ये कि उनका कराची के दौरे बहुत कम हुए प्राइम मिनिस्टर साहब के ना। वही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जो मास ट्रांजिट के लिए काम किया गया और जो दूसरे काम भी किए गए उनसे, जो प्रोजेक्ट आपके सामने है, वो K4 जैसा आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट है, तो वो रकम जो आप कहते हैं वो यहीं पे लग गया। नहीं, कहाँ नजर आई? 162 अरब रुपए का उन्होंने एक ऐलान किया, 64 अरब रुपए का दूसरी दफा आके ऐलान किया। लेकिन मैम देखिए, कराची में अगर पैसा लगेगा तो नजर आएगा। ये 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये शहर है ना, जिसको हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी जिम्मेदारी पीटीआई पे नहीं, मैं अच्छा जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी के मेरे राणा साहब बैठे हो, आपके दौर की बात कर रहा हूँ। और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, या कोई और जमात हो, या मुस्लिम लीग नून हो, हम बिजनेस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है। हम हर आने वाली हुकूमत को वेलकम करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन हमारे साथ दावे और वादे तो स्वरूप सब करते हैं और हमें बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, बिठाते हैं, लेकिन काम नजर नहीं आता। तो मैं आपके लिए नहीं, मैं तो हर जमात के लिए बात चले, आपको भी एक मौका दे रहा हूं। 3 साल के दौर में हमें कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, ये इनका जवाब दे के आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में मेरे मौजूद है राणा साहब, उनसे भी आप कोई सवाल कर सकती है। वो कह रहे हैं मैं मेरे भाई का जवाब देना चाहूंगी मुख्तसर जी जी। K4 ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन जितनी भी है, ये वफाक का ही काम है पीटीआई का। तो इन्वेस्टमेंट आप कह रहे नहीं नजर आ रही, तो मेरी भाई डाल दें तो आपको इस तरह से नजर आएंगे। हमें आदत नहीं है बिलावल हाउस चौरंगी पे अपने बड़े बड़े तस्वीरों के साथ और शारा फैशन पे अपनी तस्वीरें लगा के लोगों को दिखाने की। हमारा काम आवाम के लिए होता है और आवाम जानती है, और यही एतमाद जो है आवाम ने अभी NA 245 में दिखाया। महमूद मौलवी और इमरान खान को कामयाब करवाएंगे। राणा साहब आप मौका देंगे तो जी जी। राणा साहब आप बिल्कुल बात करें। ये कह रही है कि आप लोग बैनर लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। मेरी बहन बहुत अच्छी बात कर रही है माशाल्लाह। बात ये है कि जो ग्रीन बस की ये बात कर रही हैं, ये नवाज शरीफ का मंसूबा था और नवाज शरीफ के ज़माने में ही मुकम्मल हुआ, और बसों के पैसे भी नवाज शरीफ ने ही दिए थे, आइन के ज़माने में। और ये अनकम्प्लीट मंसूबे का इन्होंने इफ्तिदा किया, वो आप देख सकते हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में दिया गया, पंजाब में दिया है, सिंध में नहीं दिया, जबकि वजारत हेल्थ इनके पास थी। इसके बाद 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया, वो कहाँ है? 440 अरब रुपए का एक ऐलान किया था, वो कहाँ है? 200 अरब का ऐलान किया, वो कहाँ है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इन्होंने इफ्तिदा इस्लामाबाद में ही कर दिया, यहाँ ज़मीन ही नहीं है, ना यूनिवर्सिटी का पता है। तो बात यह है कि ऐलानात कानों को खुश करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बातें करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, फिर एंड में एक बात कह दी गई जी 18वीं तरमीम थी हम नहीं कर सके। तो फिर ऐलानात क्यों किए? जब आप 18वीं तरमीम के हिसाब से काम नहीं कर सकते तो ऐलानात भी ना करते। फिर आज आप कौम को मदीना की रियासत की बात करते हैं। जनाब, क्या मदीना के रियासत में, क्या मदीना के रियासत का मालिक इस तरह झूठ बोलता था जो आज के खान साहब बोलते? मदीना के रियासत में कहीं पर भी मदीना के रियासत ने पुल और
बिल्डिंगें नहीं बनाई, उन्होंने कौम बनाई है। आपने कौम को डिस्प्यूट में डाल दिया, आपने कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अल्फाज मीडिया उठाकर देख ले, क्या कोई मुसलमान इस तरह की बात करता है जो कि खान साहब करते हैं। खान साहब को मैं क्या कहूँ कि वो हमेशा उन्होंने काजियानियत को फोकत ये दी है जो कि कानून में पाकिस्तान में नहीं है। क्या अच्छा, इसके ऊपर तो बात वो क्या कहते हैं, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बात ये है कि इलेक्शन बिल्कुल अवाम है, अवाम का फैसला है, अवाम जिसको मर्जी वोट दे, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बात ये जो काम की बात करते हैं, वो काम कहाँ किया इन्होंने, वो काम तो बताएं, कोई मेगा प्रोजेक्ट तो बताएं। करप्शन, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट उठाकर देख लें, 3.5 साल में जितनी करप्शन हुई है वो पिछले अदवार से ज्यादा है। आप उसको उठाकर देखिए, बात आप ईमानदारी की करते हैं। आपने कितना एहतसाब किया, आपने किसका एहतसाब किया? आपके आए और बाएं दाएं जितने भी थे सारे डाकू और चोर लुटेरे आपके बैठे हुए थे। आज आपके पास जो फवाद चौधरी बैठे हैं वो हर जमात के तो खुशामदी रहे हैं। उन्होंने मुशर्रफ की भी तारीफ की, उन्होंने नून की भी तारीफ की, उन्होंने काफ लीग की भी तारीफ की, उन्होंने पीपुल्स पार्टी की भी तारीफ की। आज वो इमरान खान के तलवे चाट रहे हैं। बात यह है कि आपके पास लोग कौन हैं, आपके पास कौन सा ऐसा आदमी है जो रिलायबल है। खान साहब शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, अल्लाह आलम वो होश में भी होते हैं या नहीं। कोई ऐसी गुफ्तगू करें कि जो रिलायबल हो, इस कौम के लिए सूदमंद हो। तो खान साहब तो कोई ऐसी बात नहीं कर पा रहे। खान साहब तो कैंटीनर पे खड़े होकर जो है धमकी देते हैं और कमरे में जाके माफी मांगते हैं। क्या कोई कौमी लीडर ऐसे होते हैं कि जो अपनी कौम से झूठ बोले? सुबह यू टर्न का नाम लेते हैं, कभी कौम को बकरियों के पीछे लगा दिया, मुर्गियों के पीछे लगा दिया। क्या लीडर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? तो जनाब ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। खान साहब अगर कौमी लीडर बनना चाहते हैं तो कौम के लिए दिल बड़ा करें, फैसले करें और थोड़ी सी नरमी पैदा करें। देखिए जनाब, अकड़ जो होती है ना वो मुर्दे में होती है, इंसान में नहीं होती। इंसान तो झुका हुआ होता है। तो आप कौम की बात करते हैं, आप कौम की तस्दील करते हैं। आप तो खड़े होकर माइक पर खड़े होकर क्या कुछ नहीं कहते। आप इदारों की तामीर की बात करते हैं, आप इदारों की तस्दील करते हैं। तो क्या कौमी लीडर ऐसा करते हैं? सब इतनी चीज को सोचा जाए ना। ठीक है, तो प्लीज इसको देखें। खान साहब को भी देखना होगा कि अगर वो इस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं तो इदारों को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनकी तामीर और नौ करने के लिए अच्छी पॉलिसी लाई जाती है, इंतजार किया जाता है। आज उनको एक जल्दी हो रही है कि जी इलेक्शन। अरे जनाब, जब आप असेंबली में बैठे हुए थे तो आपको कौम से खिताब करना था, असेंबली में खिताब करना था और आप रिजाइन कर जाते, इलेक्शन अनाउंस कर जाते। आपने वो काम तो किया नहीं। आप आज दूसरे को कहते हैं कि जी इलेक्शन ऐलान करें। भाई क्यों करें? जो टाइम होगा उस पर इलेक्शन होगा। अगर आपको कौम आपको वोट देती है, आपको मुबारक, आपको नहीं देती आप घर पे बैठ जाइए। तो ये तो अवाम पर छोड़िए। जब आपको एतमाद है कि मैं एक पॉपुलर लीडर हूं, मैं एक बहुत शोहरत याफ्ता शख्स हूं, तो इतनी घबराहट किस चीज की है आपके अंदर? आपने लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिस पर फेक चीजें चला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कौम की तस्दील क्यों कर रहे हैं? खुदारा ऐसा ना कीजिए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई शख्स पॉलिटिकल लीडर हो, जो शख्स अपनी कौम से झूठ बोलेगा वो कौम का लीडर नहीं हो सकता, वो अहलियत नहीं रखता, क्योंकि कौम उसके बच्चों के मानदा होती है, वो लीडर है। तो अच्छा। ये मेरी बहन सोचना होगा आप लोगों को भी। आज अगर कौम उस तरफ जा रही है तो कौम सोच रही है उनके बारे में कि जो वो अल्फाज अदा कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, कि कोई भी खान साहब के साथ नहीं। अच्छा उफक बलोच साहिबा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राना साहब ने बड़ी लंबी आपसे डिबेट की और बहुत सारी लंबी, इतनी बातों का आप जवाब भी बहुत इतनी तफसील से नहीं दे सकेंगे। मुख्तसरन जो आपके जहन के अंदर ये इन्होंने कहा कि इस तरह, तो क्या आप बताएंगी? जी, इनकी बात मुकम्मल हो गई। राना गुलजार ताज साहब है हमारे। अच्छा जी, मेरे बहुत मोहतरम भाई हैं। भाई बात ये है कि जहाँ तक हवाई मंसूबों की और प्लान्स की बात है, ऐलानात की, तो K4 नवाज शरीफ के जमाने में हवाई था। खान साहब की हुकूमत में आके उसे वफाक में आके उसे अमली जामा पहना है। दूसरी बात,
कि भाई वैसे ही भाई ने इतनी सारी बातें कह दी हैं, हर किसी का तो जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा इतने टाइम में। तो जी दूसरी बात ये कि खान साहब इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं जब वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहिए और अल्लाह के अलावा कोई ताकत। देखिए इस तरफ मैं मेरी बात सुन ले, अच्छा मेरी बात सुन ले, मैं उस जवाब की तरफ आ रहा हूँ। उस बात को मैंने बिल्कुल ही हटा दिया कि इस्लाम वाली बात के हवाले से ना। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी हमारे लीडर को कादियानियों का दोस्त। नहीं। देखिए आप उसका जवाब दें कि अभी इस वक्त जो इन्होंने कहा कि लीडर जिस तरीके से बात करा, क्या वाकई इसकी पासदारी हो रही है नहीं हो रही है? जो बातें हो रही है इलेक्शन के हवाले से, उसके हवाले से मुझे उनको तो आपने अनइंटरप्टेड दे दिया, यही आपने खेल करना है, तो मैं जा रही हूँ। सॉरी, आई हैव अदर स्टफ टू डू, प्लीज। नहीं, आप उनको जवाब तो दें। आप भी अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से हमसे बात कर सकती हैं। फिर आप, मैं जवाब दे रही हूँ, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। चले आप बताएं। ये नाइंसाफी है। चले बोले आप। समझे कि खातून बात कर रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप बात करें चले जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस इंसान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है, ये शायद सबको बहुत नागुज़ीर गुजरा। सेकंड, इन्होंने कहा कि कौम को जो है नुकसान कर दिया। कौम तो गुलाम थी, सिंध बेचारा आज का गुलाम है। जो हमने देखा फ्लड में गए, खुद तख्त पे बैठे, फ्लड इफेक्टिव नीचे, तो उसने तो कौम को आजाद किया, जबान दी, हाथ दिए कौम को, शऊर दिया, आके जो कौम निकली है। हमारे जलसों में पेड आवाम नहीं होती, फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, पढ़ा लिखा तबका, मजदूर तबका भी होता है हमारे पास। तो जी ये बात ना करें, हमें लोगों को कैश नहीं पकड़ाना पड़ता। उस आदमी ने तो फिशरीज के अंदर भी हमारे इन हुक्मरानों को, सो कॉल्ड, इनको तो कोई कर्जा देने को तैयार नहीं होता। उनके जमाने में पाकिस्तान फिशरीज को ग्रांट मिला है जापान की तरफ से, कितने $million का, वो इनको नजर नहीं आता। मुझे तो लगता है या तो मेरे भाइयों की रिसर्च बिल्कुल कंप्लीट होती है, वो मैनिपुलेट करते हैं, या फिर रिसर्च जीरो होती है। तो जी मैं इससे ज्यादा और कोई जवाब नहीं दे सकूं, क्योंकि मेरे सारे भाई बाशऊर हैं, इन्हें सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मानते। क्योंकि एक अपने लीडर की और ये कहते हैं कि करप्शन पीटीआई में। सर, इनकी पार्टी में कोई लैंड ग्रैबर है तो कोई क्रिमिनल है तो कोई किलर है। तो मैं इससे आगे फिर अखलाकियात से गिरी हुई बातें नहीं करना चाहूंगी कि कौन क्या है। मेरी बहन, आपके करप्शन तो पार्लिमानी हर लीडर जगह डाकू हैं। करप्शन तो हर सलीम जगह। आदिल शेख, मैं नाम ले रहा हूँ, कितने सारे गिनवा दूं। करप्शन तो हर जमात ने की है, 70 साल से करप्शन कर रहे बता दूं, हैं। कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसपे दाग ना हो। ले गया कचरा उठाने के लिए। आप क्या बात करती मेरी बहन? हाँ, आप छोड़ दें, ये बात ना करें मेरी बहन। हम इसी कराची में पैदा हुए, बड़े हुए। अच्छा, ये बात दूसरे रूट पर चली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे यहाँ ब्रेक भी लेना। आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, मैं 1 मिनट के बाद वापस आपके साथ आऊंगा। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से राना साहब, गुलजार साहब लगे हुए थे, बात लंबी हो गई, शेख साहब भी, और आपको वक्त बहुत कम मिला। तो मैं ये कह रहा था, एक तो उस थाने के हवाले से फिर ब्रेक की तरफ भी जाना पड़ा। तो कौन सा आपके जहन के अंदर वो खाका है कि आप जो है जिस तरह पुलिस के हवाले से, डाकू के हवाले से कोई कंप्लेन करने वाला आता नहीं है, और उसके बाद फिर वो केस उसी तरह होता है, और फिर ये आप आज़ाद होते, फिर उसके बाद ये सारे सिस्टम उसी तरह शुरू हो जाए? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो चेक एंड बैलेंस आपको होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस के अलावा जो है, आप थानों की तादाद बढ़ाएं अगर आपने जराइम को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है, आप शहर में पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। पेट्रोलिंग को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने जो लोग हैं जो थानों के अंदर तैनात करते हैं, उनकी सबसे पहले तरबियत करें। और करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है, आप का कोई भी शख्स जो है थाने को, अगर उसका कोई वाक़या हो जाए, वो जाने को तैयार नहीं है। अगर वो थाने चला भी जाए, उसके साथ इस तरह के तरह के सवालात करते हैं कि उसका जायज़ काम भी नहीं होता। उसको जायज़ काम करने के लिए भी जो है ना, वो कोर्टों के धक्के खाने पड़ते हैं। तो बात यह है कि इसके ऊपर फिर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी थाने चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई इसके ऊपर ना आपका एंटी करप्शन का महकमा चेक करता है, ना आपकी कोई कमेटियाँ बनी हुई है, ना उनकी जो है ना को परफॉर्मेंस को देखता है। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, जब जाके जो है ये पुलिस का महकमा हमारा सही चलेगा। और पुलिस झूठी एफआईआरें जो लोगों के खिलाफ होती हैं, जो सियासी एफआईआरें होती हैं, या लोग जो है झूठी एफआईआरें कराते हैं, इसका जो है ना आपने खात्मा करना है सबसे पहले। जो है ना, इसकी वजह से कोर्टों के ऊपर बहुत बर्डन है। फिर हम कहते हैं जी, जब आप एक जैली मुकदमा बना के जाएंगे, झूठा मुकदमा बना के जाएंगे, तो कोर्ट में वो आगे जो है ना नहीं चल सकता।
जब कोई एक माहिर वकील आता है, जब आके वो सवालात करता है, पूरा केस टूट जाता है। फिर आपके गवाह झूठे होते हैं, उसको वाकयात का पता नहीं, तो आपने चले ठीक है कागजात में लिख के तो केस चालान कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वो हकीकत में जब ट्रायल चलता है तो उसके अंदर फिर वो पूरा रेत का ढेर साबित होता है। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ आता हूँ कि जो माशी बहरान सियासत का जो मंजरनामा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो ये हुकूमत है आपस के अंदर एक दूसरे को कि वो नीचे वो ऊपर, ये सारी इस कहानी का क्या आपके जहन के अंदर खाका, क्या इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है हर पार्टी के पास एक अच्छी क़यादत है, इन सब की एक मस्बत सोच होनी चाहिए। मस्बत सोच से मुराद ये है कि इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है, इस मुल्क के लिए की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो मैं समझता हूँ कि अगर उसको आवाम ने मुंतखब किया है तो उसको पूरा टाइम देना चाहिए, तो वो ताकि काम करें और जो दूसरे लोग हैं अपनी बारी का इंतज़ार करें। अब अगर जो है वो सही परफॉर्म नहीं करता तो यकीनन जो है आगे आवाम उसको मुसरत कर देंगे। अब हम देखते ही हैं कि जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार के अंदर आती है, सबसे पहले तो वो इंतकामी कार्रवाई करते हैं। हम देखें, अगर इमरान खान की बात करते हैं, क्या उसने उसको अवाम लेकर आया थे जी नया पाकिस्तान बनाएगा, लोगों के मसाइल हल करेगा, आपको इंसाफ जो है अवाम को दहलीज पे मिलेगा? तो मेरे ख्याल में सब ये झूठे नारे साबित हुए। जिस तरह के लेक्चर देता था तो, लेकिन अवाम की बड़ी उम्मीदें थी, ये कहता था जी मैं तो बस इतने सारे जो है ना फंड लेकर आऊँगा, इतने सारे डॉलर लेके आऊँगा, गैर मुल्की जो है ना जो हमारे फॉरनर हैं जो वहाँ पे जो काम करते हैं दूसरे मुल्कों में पैसा देंगे। तो मेरे ख्याल में सब झूठ था जो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखें, इमरान खान अगर कुछ करना चाहता था तो 3.5 साल का अरसा बहुत है। उसको चाहिए था कि उसके अंदर रेवोल्यूशन लाता, इस मुल्क के अंदर जो है ना वो तब्दीली लाता, जो है ना इसके अंदर एक मिसाल बनता। लेकिन हमने देखा उसने कोई काम नहीं किया सवाए इंतकामी कार्रवाई करने के। जब वो फेल हो गया, आपका मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, वट एवर जो भी उसके पीछे रीज़न थे, एक जो है गवर्नमेंट की तब्दील की गई, उसके बाद अब नए लोग आए। मैं कहता हूँ इनको भी टाइम पूरा करना चाहिए, ये भी अपना काम करें, जो है ना 1.5 साल इनका अरसा बहुत है। अब अवाम तड़प रहे हैं। अब एक तरफ जो है वो पहले उन्होंने उसको डिस्टेबलाइज किया जो ना, अब उसके बाद जो है अब इमरान खान लगा हुआ। मैं कहता हूँ भाई आप खामोशी से, आपको तो इस्तीफा भी नहीं देनी चाहिए। आप असेंबली के अंदर रह के जो है ना वहाँ पे आप आवाम की नुमाइंदगी करते, आप उस गवर्नमेंट की खामियां जो है ना निशानदेही करते और उनको काम करने में मजबूर करते। ठीक है जी, मैं काम सही नहीं कर रहा था, अब आपको मौका मिला है, आप डिलीवर करके दिखाएं जो ना। अब एक दूसरे के जो है ना आप जाके इस्तीफा दे देना, फिर उसके बाद असेंबली से बाहर निकल आना, फिर जाके उन इस्तीफाओं को जो है ना वापस ले लेना, तो मैं समझता हूँ ये अवाम के साथ मजाक है। इस तरह का मजाक कब तक चलता रहेगा? सफर कौन कर रहा है? अवाम कर रही है। अभी पीटीआई की कोई ऐसी नुमाइंदा नहीं है जो इसका जवाब दे सके। मैं देखिए जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैं तमाम पार्टी की बात कर रहा हूँ। उस वक्त पीटीआई की नुमाइंदा थी, उसने जो बातें की मैं सुन रहा था, मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में जितनी बातें उन्होंने की वो सब गलत थी जो ना। उन्होंने जो है जैसे अभी हबीब साहब ने निशानदेही की कि इनको 14 एमएनए मिले, तो मुझे बताएं कि इन 3.5 सालों में उन 14 एमएनए ने कौन सा डिलीवर किया है? इससे पहले जो है ना प्रोग्राम से पहले एक बात हो रही थी सईद गनी साहब की जो ना, देखें वो उन्होंने हो सकता है किसी कंटेंट्स के अंदर बात की हो, मैं समझता हूँ फिर भी बेहतर है कि आज आपके अंदर जो है ना मुल्क के अंदर अमन व अमान है, टारगेट किलिंग नहीं है, दहशत गर्दी नहीं है। ठीक है, महंगाई है मानता हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा ये चीज़ें जो है देखें जब अमन व अमान होगा, लोग काम करेंगे तो महंगाई को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसा ऐसा जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही है, मैं समझता हूँ जो है ना इसको आगे बेहतर होना चाहिए और ये जो मसाइल हैं इसको हल करना चाहिए। इसके लिए तमाम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं शेख साहब की तरफ भी आऊँगा कि एक तो इस वक्त कराची जिस हालात से गुजर रहा है, बिल्कुल सिंध के हवाले से, सैलाब जदगान के हवाले से, कराची जितनी सपोर्टिंग के हवाले से आगे आया, हर चीज़, ताजिरों को कोरोना के हवाले से जो प्रॉब्लम हुई वो सारी चीज़ें फेस करते हुए जब आया, और फिर उसके बाद दाद रसी के बजाय कोई ऐसे जुमले जो क्या कहते हैं तकलीफ दे हो, तो ये शेख रशीद साहब जो अभी मैं प्रोग्राम से पहले ही बैठ के बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इस तरह के जुमले जो है ना हमें हम जो है ना हमारे दिल में चुभते। क्या कहते हैं शेख साहब? तो जिस तरह सईद गनी साहब का जो बयान है उसके हवाले से आप कुछ बात कह रहे थे, तो फिर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत सीनियर आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक अवामी नुमाइंदे हैं, नामुनासिब उन्होंने जुमले अदा किए ये काटी के अंदर इन्होंने कि अवाम इसकी जिम्मेदार है, मकसद अवाम बावेला ज़्यादा करती है। तो सईद भाई मुझे बताएं कराची में कौन सा इलाका ऐसा है कि जहाँ पे लाइट 24 घंटे दे रहे हैं आप, या आप कह देंगे वफाक की तरफ चले जाएंगे, फिर हम कोई दूसरी बात करेंगे तो उधर हो जाएगा। रियासत को आप देखें कि सूबा सिंध को आप कवर करते हैं, कराची जो है मिनी पाकिस्तान है।
सिंध का दारुल खिलाफा है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है। हमारी बदकिस्मती है कि इसको 1 करोड़ 60 लाख में गिना जाता है। 2 करोड़ अफराद जो है पूरे पाकिस्तान से आके अपने बच्चों का रोजगार कमाते हैं। बिल्कुल कमाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इसको शेयर नहीं मिलता इस्तेमाल का। सड़कें वो हमारी इस्तेमाल करें टूटी फूटी, पानी वो टूटा फूटा हमारा इस्तेमाल करें, टूटी फूटी लाइट हमारी वो इस्तेमाल करें, यानी कि सब चीज़ें हम उनको शेयर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम जो है हम जो है मकसद है कि आपकी नज़र के अंदर झूठे गलत वावेला कर रहे हैं। तो सईद भाई हमें कोई ऐसी चीज़ दिखा दीजिए कि कराची के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हों। देखिए स्ट्रीट क्राइम आपके सामने मौजूद है, इसमें कोई छपी जो अगर कोई बात गलत है तो बताएं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा सकता है अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे रही है। हम भी मानते हैं सिंध पुलिस इस वक्त लगी हुई है, समझे ना, और मेरी बात भी हुई है कई दफ़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि गुलाम नबी मेमन साहब जो है अपनी स्टडी ला रहे हैं और कर भी रहे हैं। पुलिस चीफ से एक बयान निकला, उसको हमने इस तरह से कर दिया कि भाई वो अपनी सरकारी उस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने कोई बयानिया दिया होगा, लेकिन सईद भाई तो अवामी नुमाइंदे हैं। अगर ये अवाम को कहेंगे कि अवाम जो है झूठ बोल रही है, तो वही सच्चाई आप बता दीजिए। कराची की, कराची को आप क्या दे रहे हैं? पीने का पानी साफ आप नहीं दे रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप नहीं दे रहे, हेल्थ कार्ड आप नहीं दे रहे, बेरोजगारी बेताशा बढ़ी हुई है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है। जब 3.5 करोड़ आवाम को कुछ मिलेगा नहीं तो वो क्या करेंगे? सर बेरोजगारी इतनी हो गई है इस वक्त, आप ये देखें कि तमाम कराची की और सिंध की फैक्ट्रियों से लोगों को फारिग किया जा रहा है, फार्मा सिटी से लोगों को फारिग किया जा रहा है। तो मुझे बताइए कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी, हम तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं ना कि ये बकौल अभी जैसे वो मोहतरमा पीटीआई की कह के गई है, वो अपनी जगह पर है, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ताजिर हैं, हम आवाम की नुमाइंदगी की बात करेंगे, हम ताजिरों की बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज से हम कासिर हैं कि आज तक इस कराची को तवज्जो क्यों नहीं दिया रही, कराची को तवज्जो क्यों नहीं दे रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरह ना। सब वक्त मेरे पास बहुत कम है और थोड़ा मुख्तसर जवाब चाहूँगा मैं आपसे भी। और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी मैं एक सवाल कर लूँ, जो 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन है, मरदमशुमारी की तो हम अक्सर प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं, लेकिन जो है उसी लिस्ट के ऊपर इलेक्शन होंगे। क्या 23 अक्टूबर को इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे आप? देखिए जी, बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट है और उन्होंने ऐलान किया है, कोर्ट का हुक्म है, तो मैं ये समझता हूँ उस कोर्ट के हुक्म को मनवन मानना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा सैलाब का मामला भी है, नफरी का इशू भी है, तो कोई देखें सिंध गवर्नमेंट जो भी इसमें फैसला करेगी, और मैं समझता हूँ आवाम के मफाद में होना चाहिए, जो भी फैसला होगा बेहतर होगा। अब जहाँ तक बात आई सईद भाई की, देखें मैंने वो बयान नहीं सुना सईद भाई ने क्या कहा, उसमें जो भी उन्होंने कहा, अगर ऐसी कोई बात, उसका जवाब तो सईद भाई देंगे कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। सिंध गवर्नमेंट, स्ट्रीट क्राइम दुनिया में हो रहे हैं, अमेरिका में तो हमसे ज़्यादा है, बाहर मुल्क में इससे भी ज़्यादा है, इंडिया में भी हर जगह है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, जाहिर है हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। सिंध पुलिस, IG सिंध साहब, एडिशनल IG जावेद आलम ओडो साहब और तमाम DIG सख्त स्ट्रिक्टली इस वक्त एक्शन में हैं, और जितने भी स्ट्रीट क्राइम करने वाले हैं, यहाँ तक उनको हुक्म है कि अगर मौका मिले तो इनको फारिग कर दिया जाए, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की सतह को कम किया जाए किसी भी तरीके से। जो दहशतगर्दी है ये नहीं होनी चाहिए, ये काबिल मजम्मत है, क्योंकि शहर के अंदर दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम एक नासूर की हैसियत रखता है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे ना आवाम महफूज है, ना ताजिर महफूज है, इससे कोई भी महफूज नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात अब रोड की और इनकी है, तो देखिए बिल्कुल बारिश से रोडों की तबाही हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ADP फंड से काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सीवरेज सिस्टम, गलियां, हर काम, पेवर ब्लॉक्स का काम जारी है, और जहां जहां भी अगर काम रुका है तो वो इस वक्त तेज़ी से हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, आपको थोड़े दिन लगेंगे, आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जाहिर है इतना बड़ा कराची है, इतना रातों रात ये काम नहीं हो सकेगा, और बिल्कुल कराची माई बाप है सिंध का, और सिंध का हिस्सा है, दारुल खिलाफा है। और आप जितने ताजिर हजरात हैं, हमारे लिए एहतराम है, हम कदर की निगाह से आप लोगों को देखते हैं, क्योंकि आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट में भी, आवाम के लिए भी। हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं। सईद साहब ने जो भी बात की उसका जवाब वो देंगे, लेकिन हम आपको, पीपल्स पार्टी आपको कदर की निगाह से देखती है, ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल उनका भी ये मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं होगा कि आपकी दिलादारी हो। कोई अगर ऐसी बात है तो वो बिल्कुल उसकी वजाहत करेंगे। सईद साहब ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। आखिरी में कोई ऐसा जुमला शेख साहब मेरी मैं चेयरमैन गुलाम भुट्टो साहब से ज़रूर ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान के माशाल्लाह वज़ीर ख़जाना इस वक्त
अल्लाह ताला ने आपको वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा, ख़ारजा, सॉरी, और आप इस वक्त माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक दौरे भी कर रहे हो और आपको एक अच्छी पजीराई मिल रही है। बड़ी खुशी हो रही है सुन के मुझे कि इस उम्र के एक नौजवान उम्र के अंदर एक वज़ीर ख़ारजा के उस पर जाकर वो पूरी दुनिया में यूरोपीय ममालिक में तमाम जगहों पर जाके एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रसिद्ध करें। लेकिन बिलखुसूस है कि अपने घर में तकलीफ है उसे दूर नहीं की जा रही। ये कराची जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान है और ये सिंध का दारुल खिलाफा है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है। खुदारा मैं आपसे चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कराची को पे नज़र डालें, इस कराची को काम करें, इस कराची में रोशनियों का शहर इसको दोबारा बनाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और चारों सूबे से लोग आगे यहाँ रोज़गार कमाएं और बाकायदा इसकी मरदमशुमारी करवाएं। जितने लोग हैं उसके मुताबिक इनका बजट बनाया जाए। जी लियाकत साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हो हमारी जो क़यादत है उसको मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है उसको ख़त्म करके आप आगे बढ़ें और ताकि पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम लीडर भी होंगे, आवाम भी होगी जो ना। अगर इसी तरीके से ये मामला चलते रहे तो मुल्क को नुकसान होगा इसका। जी बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब, बहुत शुक्रिया शेख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया लियाकत अली खान साहब। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और बात में तशनगी अभी भी बाकी है और मैं यही कहूँगा कि हर सियासी जितने भी अकाबरीन हैं उन सब को जो है हमें इस वतन के लिए सोचना है। ये वतन ने हमें नाम दिया, इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, पेशान दी और इसी वतन से हम सब कुछ है और जब ये वतन होगा तो हम होंगे। तो मैं कहूँगा हर सियासी पार्टी माजी को छोड़ के आने वाले दिनों के अंदर जो है कुछ अच्छे इक़दाम करे, कुछ अच्छे काम करे जिससे हमारा मुल्क आगे की तरफ तरक्की करे। उम्मीद है और उम्मीद इस पे पूरी दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं जब तहज्जुद में होगी, आपकी दुआएं जब नमाज़ों में होगी तो इस मुल्क पे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए इजाज़त मुझे और ज़िंदगी रही और अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।